नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। कोई भी डिले नहीं करेंगे, एकदम से स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अभी हाल फिलहाल में जो पैटर्न देखे हैं सारे एग्ज़ाम्स के, यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम, उसमें साइंस से क्वेश्चंस के पोर्शन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, आर्ट से हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सभी क्वेश्चंस हैं, लेकिन साइंस से भी क्वेश्चंस हैं। तो ध्यान देने वाली बात है। स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, इस पे थोड़ा सा हम समझेंगे और एकदम से कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटी क्या है। थोड़ा सा मेरी राइटिंग के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको कि सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन ये जो हम हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशन क्या है? एक बात मैं हमेशा आप लोगों को हर टॉपिक जब भी समझाता हूँ तो एक लाइन ज़रूर मैं जिक्र करता हूँ, मेंशन करता हूँ वहाँ पे, कि इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, जहाँ तक नॉन यूनिवर्स है, हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ एक स्टार है और यहाँ एक स्टार है, यहाँ एक स्टार है, यहाँ अर्थ है। अब ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपको लगता है कि कोई एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं भी करता होगा? ये सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। हर एक पॉइंट, ब्रह्मांड का हर एक पॉइंट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इवन इंसान भी, पेड़ पौधे भी, हर एक पॉइंट, हर एक पार्टिकल हर दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जिस फोर्स से कोई भी पार्टिकल अपनी तरफ खींचता है, उसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है समझने वाली, वो ये है कि सपोज करिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसका ये वाला पार्टिकल इसके इस वाले पार्टिकल को खींच रहा है, या इसका ये वाला पार्टिकल इसके ये वाले पार्टिकल को खींच रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यदि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसका आउटर लेयर इसके आउटर लेयर को खींचता है, इसका सेंटर इसके सेंटर को खींचता है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानने वाली जरूरी से जो है कि सेंटर अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। तो दुनिया का हर पार्टिकल का सेंटर दुनिया का हर दूसरे पार्टिकल के सेंटर को अपनी तरफ खींचता है, और यही कारण है कि ये पूरे ऑब्जेक्ट को खींचता रहता है। इसको ये खींच रहा है, इसको ये खींच रहा है। इसी फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण बल। अब अगर हर चीज़ हर दूसरे चीज़ को खींच रहा है तो अर्थ भी खींच रही होगी। तो सपोज करो अर्थ है, अर्थ का सेंटर किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज करो यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी है, ये सारे को अपनी तरफ खींच रहा है। अर्थ भी सारे को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जिस फोर्स से अर्थ खींचती है, याद रखिएगा, जिस फोर्स से अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींचता है, उसी फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं कहते हैं, इसको ग्रेविटी कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं गुरुत्व। तो ग्रेविटी कहा जाता है जब अर्थ के केस में उसको ग्रेविटी कहा जाता है। और दुनिया में किसी भी अदर को अगर हम फोर्स को मेंशन करना हो कि किसी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल के सेंटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। जब किसी अर्थ को छोड़ के दूसरे पार्टिकल की बात हो तो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताता हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो फोर्स होता है G, M1, M2,
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जी कांस्टेंट होता है, m1 मतलब पहले ऑब्जेक्ट का मास और m2 मतलब दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, जो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, और तीसरा उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। जी कांस्टेंट होता है। इसी फॉर्मूले से हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। जैसे अब मैंने फोर्स कैलकुलेट करना है, जी कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, ये कांस्टेंट होता है। m1 मतलब सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट को के बीच के हमें निकालना है कि ये कितना फोर्स इस पे लगा रहा है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा। तो m1 मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास और m2 मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास। आप किसी को m1 और किसी को m2 कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। तो m1 m2 डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसका स्क्वायर, ये निकाल लेंगे फॉर्मूला से। एफ जितना आएगा वही होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ से हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे निकालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़ की कैसे निकालते हैं। अच्छा, अब अर्थ के केस में क्या होता है? अर्थ के केस में कुछ भी नहीं, बस सिंपल होता है, क्योंकि अर्थ तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। तो अर्थ कितने फोर्स से खींच रही है? अर्थ फोर्स रही है mg। यहाँ g फिक्स होता है, g कांस्टेंट होता है, और m मास होता है, जिस ऑब्जेक्ट को खींच रही है उसका मास। तो सिंपल है, g का वैल्यू कितना होता है? 9.8। अब g का वैल्यू इंटू उसका मास कर देंगे तो f निकल जाएगा, m इंटू 9.8। ये सिंपल ऐसे कैलकुलेट कर देंगे, फोर्स निकल जाएगा। फोर्स निकल गया तो इसी फोर्स को तो हम ग्रेविटी कहते हैं। यहाँ पे इसी फोर्स को तो हम ग्रेविटी कहते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि आप दोनों बातें समझ गए होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि मास और वेट में मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। देखो, यहाँ वेट जो होता है, वेट क्या होता है? वेट होता है कि अर्थ का सेंटर या किसी भी जहाँ पर हम वेट उसका मेजर कर रहे हैं, जैसे मून पर मेजर कर रहे हैं तो मून का सेंटर, अर्थ का मेजर कर रहे हैं तो अर्थ का सेंटर। अर्थ का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वेट किसे कहते हैं? वेट उसे कहते हैं कि अर्थ का सेंटर अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से खींच रहा है। सिंपल, वही वेट है। अर्थ कितना फोर्स लगा के इसको खींच रही है, ठीक है, इसको वेट कहते हैं। तो वेट का क्या हो गया कि वेट कितने फोर्स से अर्थ का सेंटर अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन जब हम मास बोलते हैं, कई बार लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मास और वेट सेम चीज़ है। मास और वेट सेम चीज़ नहीं है। मास का मतलब होता है मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना मैटर उस ऑब्जेक्ट में है। तो ये जो कितना मैटर है, सपोज करो कि एक मैं बॉल लेता हूँ, बॉल में कितना मैटर है, रबर का बॉल है, रबर के बॉल में कितना रबर है, एक बॉल है, ये इसमें रबर कितना है, ये अर्थ पे भी उतना ही रबर रहेगा, इसको मून पे भी ले जाऊंगा तो उतना ही रबर रहेगा। ऐसा थोड़ा ही कोई रबर चेंज हो जाएगा, जितना रबर अर्थ पे है उतना ही रबर मून पे भी रहेगा, सेम। ये यहाँ सेम रहेगा। लेकिन जब वेट की बात करेंगे तो वेट कैलकुलेट होता है उसके ग्रेविटी से। याद है, ग्रेविटी से कैलकुलेट होता है। तो अर्थ पे 9.8 है ना, ये हर जगह 9.8 थोड़ी होती है। मून पर ये 1/6 हो जाती है, मून पर ये 9.8 नहीं होती है, मून पॉइंट 1.62 होती है। तो ये 1/6, इसका 1/6 होती है। तो इसीलिए जब हम मून पर कैलकुलेट करेंगे तो मून पर, जैसे अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि वेट 60 kg है तो वही मून पर इसका 1/6 हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, 10 kg, ठीक है। तो ये वेट, अब ये वेट डिपेंड करता है किस पे? जी पे। ये वेट डिपेंड करता है जी पे, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि ग्रेविटी क्या है। तो ग्रेविटी अर्थ पे 9.8 है, मून पे 1.6 है, इसका 1/6। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो अर्थ पर जितना वेट है उसका 1/6 हो जाता है मून पे। यहाँ समझ में आ गया होगा, आई होप। अच्छा, एक और मैं समझाता हूँ यहाँ पे, एक और कॉन्सेप्ट है एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या है? थोड़ा राइटिंग के साथ मैनेज कर लीजिएगा। एस्केप, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी क्या है? कोई तो ऐसा फोर्स होगा ना कि जैसे सपोज करो मैं कुछ पत्थर उठाता हूँ और उसको इतनी तेज फेंकता हूँ कि वापस अर्थ पे आ ही नहीं पाए, मतलब कि यहाँ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए।
इतनी तेज फेंकूं कि ग्रेविटी इसको खींच ही नहीं पाए अपनी तरफ। तो अगर कोई ऐसा फोर्स लगा के फेंका जाए, इतने तेजी से फेंका जाए कोई भी ऑब्जेक्ट कि वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच ही नहीं पाए, तो वो बाहर निकल जाती है, वो पृथ्वी पर कभी भी लौट के नहीं आएगी। उसी वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट निकलती है तो वो अर्थ से बाहर निकल जाए, उसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ये एस्केप वेलोसिटी होता कितना है? ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यदि फेंकते हैं ऊपर, ये अर्थ पे कभी भी वापस नहीं आएगी। तो इसी 11.2 को 11 किलोमीटर पर सेकेंड याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में, बहुत फ्रिक्वेंटली आता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम फेंकेंगे स्पेस में, वो कभी भी वापस नहीं लौट के आएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, इसके और भी मैं बहुत सारे अभी बता रहा हूँ आपको कि ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ये 2-3 चीज़ें याद करने वाली हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशन का ये नियम है वो दिया था आइजक न्यूटन ने। ठीक है, जी जो मैंने बताया ना 6.67 इंटू 10⁻11 जी, इसका कांस्टेंट बताया ना, ये कांस्टेंट है। तो ये जी सबसे पहले किसने इसका मेजरमेंट निकाला था? जी का मेजरमेंट सबसे पहले निकाला था कैवेंडिश ने। ये एक साइंटिस्ट थे कैवेंडिश, जैसे न्यूटन थे वैसे ही कैवेंडिश भी एक साइंटिस्ट थे। अच्छा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? रिलेटिविटी, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं कभी समझाऊंगा आप लोगों को, दिल खुश हो जाएगा कि टाइम ट्रेवल का किस तरह से इन्होंने मेजरमेंट किया था, टाइम ट्रेवल को किस तरह से इंक्लूड किया था इसमें, बहुत बेहतरीन है, मज़ा आ जाएगा। आपके रोज़ की ज़िंदगी से रिलेट करके समझाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा। रिलेटिविटी का थ्योरी दिया था आइंस्टाइन ने। ठीक है, रिलेटिविटी का थ्योरी दिया था आइंस्टाइन ने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जैसे एस्केप वेलोसिटी मैंने बताया ना, उसी तरह से ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, उसका मेजरमेंट होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने मून का बता ही दिया कि यदि अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट 60 kg है तो उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 10 kg होगा। इसका 6th क्यों 6 होता है? क्योंकि अर्थ का जी जो होता है वो 9.8 होता है और मून का जी जो होता है वो 1.6 होता है, इसके 1/6। इसीलिए क्योंकि वेट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो mg से करते हैं, तो यहाँ जी तो लग गया ना, मास तो सेम ही रहना है। मास जो अर्थ पे है वही मून पे, वही जुपिटर पे, वही कहीं और भी, मास तो कभी बदलना नहीं है। जी चेंज होगा तो जी चेंज होगा, तो जी यहाँ पे 9.8 है, वहाँ पे 1.6 है, इसका 6 है, तो सिंपल इसका भी 6 हो जाएगा। तो जो वहाँ वेट आसानी से ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं आज आपको स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी आपको पढ़ाने का मकसद ये था कि आगे मैं और भी बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाने वाला हूँ, जैसे स्पेस टाइम कर्वेचर के बारे में बताऊँगा, ब्लैक होल के बारे में बताऊँगा, ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे क्या होते हैं, लैग्रांजेस पॉइंट क्या होता है, डार्क मैटर क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप तभी समझ पाएंगे जब ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट आप बहुत माइन्यूटली समझ गए हों। आई होप आप बिल्कुल समझ गए होंगे। छोटा सा वीडियो बनाया था आपके लिए ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आराम से समझ सकें। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचती है, ग्रेविटी वो फोर्स जिससे अर्थ का सेंटर खींचता है। मास कहीं भी नहीं बदलता किसी भी का, वे जो उसका ग्रेविटी है वो बदलता है, अर्थ के केस में अलग है, मून का अलग होता है, सारे का अलग होता है, इसीलिए वेट बदल जाता है, हर जगह वेट अलग अलग होता है, जहाँ पर हम जाते हैं वेट अलग होता है। अब एक बहुत जाते जाते मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार सा क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जाता हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट, ध्यान से इसको समझिएगा, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मज़ा आएगा आपको सोच सोच के। ये सपोज करो अर्थ है, मैं क्या बोलता हूँ, अर्थ का सेंटर या किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर जिस फोर्स से उसको खींचता है उसी पर डिसाइड होता है कि वेट कितना है, कितना फोर्स से खींच रहा है, यही इसका वेट है, सिंपल। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पर अर्थ है और यहाँ इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर कोई इंसान यहाँ पर
सपोज करिए कि 5 केजी, कोई भी सामान 5 केजी लेता है और इसको तौल रहा है तराजू पे। इस समय सन की जो कंडीशन है, सन ठीक ऊपर है। अब 5 केजी, तो सन भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा ना इसको खींचने के लिए, इसको अपनी तरफ खींचने के लिए सन भी कुछ फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहा होगा। तो सन जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है और अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, ये भी फोर्स लगा रही है, तो सपोज करिए कि अर्थ अपनी तरफ 6 का फोर्स लगा रही है और सन अपनी तरफ 1 का फोर्स लगा रहा है। तो इस पर जो इफेक्टिव फोर्स लगा, 6 नीचे 1 ऊपर, तो जो इफेक्टिव लगा वो 5 का लगा। इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट 5 केजी हो गया, इसीलिए इसका वेट 5 केजी हो गया। अब मैं बोलता हूँ, ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा कि ये जो सन जो 1 केजी का फोर्स लगा था, ये रात को घूमते फिरते यहाँ आ गया। मतलब सन तो घूमता नहीं है, अर्थ घूमती है, ऐसे पोजीशन हो गया। अब सन नीचे आ गया। अब अर्थ का पहले कौन सा फोर्स लगा रही थी अर्थ, ये सामान यहाँ है, सामान पे अर्थ लगा रहा था 5 केजी का लगा रहा था ना, और ये सन लगा रहा था 1 केजी का। तो अब वो जो 1 केजी ऊपर लगा रहा था, अब ऊपर के जगह पर फिर से ये नीचे की तरफ लगा रहा है 1। तो अब तो जो दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं ना, 5 नीचे ही लग रहा है, 1 नीचे ही लग रहा है, तो 6 हो जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है कि डे में वही प्रोडक्ट 5 केजी हो और नाइट में उसी का वेट 6 किलो हो जाए? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन रिजल्टेंट तो यही कहता है कि भाई अगर आप नेट फोर्स देखें और फिजिक्स के हिसाब से चलें, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलें, तो उस समय रिजल्टेंट फोर्स जो लगी, इफेक्टिव फोर्स जो लग रहा था, वो 5 का लग रहा था। इसलिए डे में ये प्रोडक्ट 5 केजी था। रात में तो दोनों ही नीचे हैं, तो दोनों नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो 6 किलो हो जाना चाहिए वही सामान। जो रात में 5 किलो वो दिन में 6 किलो हो जाना चाहिए, या जो रात में 6 किलो वो दिन में 5 किलो हो जाना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है ना। एक बार इस पर दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको आगे भी समझेंगे, ब्लैक होल तक जाएंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, मस्त समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।